बारिश जोरों पर थी। रात के तकरीबन 9:30 बजे का वक्त था। मरियम, जो कि एक स्कूल टीचर थी, फिरोज़ा चौक के पुराने बस स्टॉप पर खड़ी थी। सर्दी से उसके हाथ कांप रहे थे और बारिश का पानी उसकी चादर से टपक कर ज़मीन पर गिर रहा था। बस स्टॉप की टूटी फूटी छत से पानी रस रहा था और आसपास कोई इंसान नजर नहीं आता था। अचानक एक गाड़ी की रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी। एक पुरानी सफेद गाड़ी आहिस्ता से उसके सामने आकर रुकी। ड्राइविंग सीट पर एक खुशमिजाज नौजवान था जिसका नाम अरमान था। उसका चेहरा दोस्ताना था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब सी चमक थी जो मरियम को फौरन नजर ना आई। अस्सलाम वालेकुम, बारिश बहुत तेज़ है, अगर आप चाहें तो मैं छोड़ देता हूँ, वैसे भी ये इलाका खाली खाली सा लग रहा है, अरमान ने मुस्कुराते हुए कहा। मरियम ने हिचकिचाते हुए उसकी तरफ देखा। उसका दिल कह रहा था कि शायद ये ठीक ना हो, लेकिन बारिश की शिद्दत और तन्हाई ने उसे मजबूर किया। ठीक है, लेकिन सिर्फ मेन रोड तक, उसने मुख्तसर जवाब दिया। गाड़ी रवाना हुई। सड़क पर पानी के गड्ढों से गाड़ी के टायर छपाक छपाक की आवाज़ें निकाल रहे थे। अरमान खामोश था, बस गाड़ी चलाते हुए हल्की सी सीटी बजा रहा था। मरियम ने अपनी चादर को मजबूती से पकड़ लिया और खिड़की से बाहर देखने लगी। कुछ दूर जाकर अरमान ने अचानक ब्रेक लगाई। सड़क के किनारे एक शख्स खड़ा था, भीगा हुआ, हाथ हिलाकर मदद मांग रहा था। वो काशिफ था, एक 35 साला शख्स जिसकी शलवार कमीज पानी से शराबूर थी। उसका चेहरा परेशानी से भरा हुआ था। मरियम ने हिचकिचाते हुए कहा, पता नहीं, ठीक नहीं लग रहा। अल्लाह की रज़ा के लिए चलो बिठा लेते हैं, आखिर इंसानियत भी कोई चीज़ है, अरमान ने हल्के से हंसकर कहा। काशिफ गाड़ी में बैठ गया। अरमान ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ये मेरी बीवी है मरियम। मरियम ने चौंक कर अरमान की तरफ देखा। बीवी? लेकिन वो फौरन समझ गई कि अरमान किसी मुमकिना खतरे से बचने के लिए झूठ बोल रहा था। उसने खामोशी इख्तियार की और काशिफ की तरफ देखे बगैर खिड़की से बाहर देखने लगी। चंद मिनट बाद अरमान ने कहा कि उसे पेशाब आ रही है। उसने गाड़ी सड़क के किनारे रोकी और बाहर निकल गया। मरियम ने भी गाड़ी से उतरने का फैसला किया, क्योंकि उसे तन्हा काशिफ के साथ रहना गैर महफूज लग रहा था। वो एक दरख्त के पीछे चली गई। कुछ देर बाद जब वो वापस आई, उसका दिल भक से रह गया। अरमान की लाश जमीन पर पड़ी थी। उसके सीने में चाकू घुसा हुआ था और खून जमीन पर बह रहा था। या अल्लाह, मरियम ने चीख मार दी। वो चाकू निकालने के लिए झुकी ही थी कि काशिफ वहां आ गया। ये तुमने क्या किया? काशिफ ने धीमी लेकिन धमकी आमेज आवाज में पूछा। मैंने कुछ नहीं किया, मरियम ने घबराते हुए कहा। मैं तो बस थोड़ी देर के लिए गई थी, जब वापस आई तो अरमान मर चुका था और तुम वहां खड़े थे। काशिफ ने हाथ उठाते हुए कहा, बाजी अल्लाह की कसम मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो खुद डर गया हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो, मरियम चीख पड़ी। तुम ही थे ना जिसे हमने रास्ते से उठाया था, शायद तुम्हारा अरमान से कोई पुराना झगड़ा हो। अरे बाजी, मैं तो ना अरमान को जानता हूँ ना आपको, आप लोग आपस में मियाँ बीवी नहीं थे क्या? काशिफ ने हैरत से पूछा। मरियम ने सर हिलाया। नहीं, हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, बस एक लिफ्ट ली थी और उसने कहा कि मेरे साथ ताउन करो, इसलिए बीवी दन्मे को झूठ बोला। अब दोनों एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहे थे। बारिश तेज होती जा रही थी और अरमान की लाश उनके सामने पड़ी थी। काशिफ ने कहा, मेरा एक पुराना रास्ता है, नरगिस जंगल के करीब। वहाँ एक दलदली जगह है जिसे लोग काला कुआं कहते हैं, वहाँ दफना देते हैं इसे। मरियम ने खौफजदा होकर कहा, नहीं, मुझे इसमें फंसा दिया जाएगा। तो क्या लाश को यहीं छोड़ दें? पुलिस ने आकर देखा तो हम दोनों ही फंसेंगे। काशिफ की बात में वजन था।
आखिरकार दोनों ने मिलकर अरमान की लाश गाड़ी के पिछली सीट पर डाली और नरगिस जंगल की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में मरियम ने रियर व्यू मिरर में देखा तो उसका खून जम गया। अरमान की लाश पीछे बैठी थी। उसका चेहरा मुकम्मल सियाह हो चुका था और उसकी आंखें सफ़ेद हो गई थीं, जैसे कोई बेजान पुतली। मरियम चीख पड़ी। क्या हुआ? काशिफ ने घबरा कर पूछा। वो पीछे, वो जिंदा है। मरियम की आवाज़ कांप रही थी। काशिफ ने मुड़कर देखा, लाश वहीं पड़ी थी, बेजान। बाजी, अल्लाह के वास्ते अब मुझे मत डराओ, वैसे ही दिल घबरा रहा है। आखिरकार वो नरगिस जंगल पहुँचे। बारिश अब भी तेज़ थी और जंगल की घनी तारीकी उन पर छाई हुई थी। उन्होंने अरमान की लाश को काला कुआं के करीब दफन किया। जब वो वापस गाड़ी की तरफ आए तो उनका दिल धक से रह गया। गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर कोई बैठा था। वो अरमान था। उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कुराहट थी। चलो, मैं तुम दोनों को आखिरी बार छोड़ देता हूँ। उसकी आवाज़ घन गर्ज की तरह थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसकी हंसी जंगल में गूंज रही थी। मरियम और काशिफ ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उनके पांव जैसे जमीन से चिपक गए थे। अरमान की हंसी बुलंद होती गई और फिर अचानक सब कुछ खामोश हो गया। अगली सुबह नरगिस जंगल में 2 लाशें मिले, एक मर्द और एक औरत की। मकामी लोगों ने सरगोशियां शुरू कर दी कि काली घाटी रोड पर एक पुरानी गाड़ी रुकती है और जो कोई इसमें बैठता है वो कभी वापस नहीं आता। लेकिन ये कहानी इसी मुकाम पर खत्म नहीं होती। चंद हफ्तों बाद एक मकामी सहाफ़ी ज़ैनब ने इस वाक़े की तह तक जाने का फैसला किया। वो नरगिस जंगल के करीब गई और कुछ मकामी लोगों से बात की। एक बूढ़े शख्स ने उसे बताया कि काला कुआं कोई आम दलदल नहीं है। ये एक पुराना कब्रिस्तान है जहां बरसों पहले एक लानती रूह को दफन किया गया था। कहते हैं कि वो रूह हर बारिश की रात में जागती है और बदला लेती है। ज़ैनब ने इस कहानी को अफवाह समझा, लेकिन उसने फैसला किया कि वो खुद तहकीकात करेगी। उसने अपने दोस्त उमैर, जो कि एक फोटोग्राफर था, को साथ लिया और रात को काली घाटी रोड पर जा पहुंची। बारिश शुरू हो चुकी थी और फिजा में एक अजीब सी खामोशी थी। अचानक एक पुरानी सफ़ेद गाड़ी उनके सामने आकर रुकी। ड्राइवर ने अपना चेहरा खिड़की से बाहर निकाला और मुस्कुराते हुए कहा, अस्सलाम वालेकुम, बारिश बहुत तेज़ है, अगर आप चाहें तो मैं छोड़ देता हूँ। ज़ैनब और उमैर ने एक दूसरे की तरफ देखा। ज़ैनब के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन वो इस राज को खोलना चाहती थी। ठीक है, उसने कहा और दोनों गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी चल पड़ी। ड्राइवर, जो खुद को अरमान कह रहा था, खामोश था, लेकिन उसकी आंखों में वही अजीब सी चमक थी। ज़ैनब ने अपनी जेब से एक छोटा सा रिकॉर्डर निकाला और चुपके से रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। आप कहाँ जा रहे हैं? ज़ैनब ने पूछा। बस थोड़ा आगे, नरगिस जंगल के करीब, अरमान ने धीमी आवाज़ में कहा। उमैर ने ज़ैनब के कान में सरगोशी की। ये मुझे ठीक नहीं लग रहा। ज़ैनब ने उसे खामोश रहने का इशारा किया। अचानक गाड़ी रुकी। अरमान ने कहा, मुझे 1 मिनट के लिए उतरना है। वो बाहर निकल गया और अंधेरे में गायब हो गया। ज़ैनब और उमैर गाड़ी में अकेले थे। ज़ैनब ने रियर व्यू मिरर में देखा और उसका दिल धक से रह गया। पिछली सीट पर एक स्याह साया बैठा था, जिसकी आंखें सफ़ेद थीं। अमीर, पीछे देख, ज़ैनब ने चीख कर कहा। उमैर ने मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। ज़ैनब, तुम ठीक हो? वहाँ तो कोई नहीं है। लेकिन ज़ैनब की नज़रें मिरर पर जमी थीं। वो साया अब मुस्कुरा रहा था। अचानक गाड़ी का दरवाज़ा खुला और अरमान वापस आ गया। चलें, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज़ अब इंसानी नहीं लग रही थी। ज़ैनब ने फौरन दरवाज़ा खोला और उमैर को खींचकर बाहर निकाला। दोनों जंगल की तरफ भागे। पीछे से अरमान की हंसी गूंज रही थी।
तुम कहीं नहीं जा सकते, ये मेरा जंगल है। ज़ैनब और उमैर जंगल के घने हिस्से में पहुंचे। बारिश ने उन्हें शराबूर कर दिया था, लेकिन वो रुकने के मूड में नहीं थे। ज़ैनब ने अपनी जेब से एक पुराना तावीज़ निकाला जो उसकी नानी ने दिया था। ये काम करेगा, उसने खुद से कहा। उन्होंने काला कुआं ढूंढ लिया। वहाँ ज़मीन पर एक अजीब सा निशान था, जैसे कोई कदीम रस्म अदा की गई हो। ज़ैनब ने तावीज़ को ज़मीन पर रखा और कुछ दुआएं पढ़ना शुरू की जो उसकी नानी ने सिखाई थीं। अचानक हवा तेज हुई और एक खौफनाक चीख जंगल में गूंजी। अरमान का साया उनके सामने नमूदार हुआ, लेकिन इस बार वो कमजोर लग रहा था। तुम क्या कर रही हो? उसकी आवाज कांप रही थी। ज़ैनब ने दुआ पढ़ना जारी रखा। अचानक जमीन हिलने लगी और काला कुआं से एक स्याह धुआं निकलने लगा। अरमान का साया चीखता हुआ उस धुएं में जज्ब हो गया। फिर सब कुछ खामोश हो गया। ज़ैनब और उमैर ने एक दूसरे की तरफ देखा। वो जानते थे कि उन्होंने लानत को ख़त्म कर दिया था, लेकिन जब वो जंगल से बाहर निकले तो वो पुरानी सफ़ेद गाड़ी गायब थी। आज भी काली घाटी रोड पर लोग बारिश की रातों में जाने से डरते हैं। कहते हैं कि अरमान की रूह अब तो चली गई, लेकिन काला कुआं अब भी अपने राज छुपाए हुए है। ज़ैनब ने अपनी कहानी एक मकामी अखबार में शाया की, लेकिन बहुत से लोगों ने उसे महज एक अफवाह समझा। लेकिन जो लोग रात के वक्त नरगिस जंगल के करीब से गुजरते हैं, वो कहते हैं कि कभी कभार एक पुरानी सफ़ेद गाड़ी की रोशनी नजर आती है और एक आवाज़ गूंजती है, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ।